सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर सरला पंड्या, कार्यवाहक प्राचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के निबंध चयनिका निबंध संग्रह पुस्तक के चौथे निबंध साहित्य की प्रगतिशीलता निबंध के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इस निबंध के पहले भाग का अध्ययन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं और जैसा कि हम जानते ही हैं, इस निबंध के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार एवं उपन्यासकार श्री प्रेमचंद हैं। उन्होंने इस निबंध में साहित्य के माध्यम से कर्मशीलता एवं संघर्ष की बात कही है और उनके अनुसार वही साहित्य श्रेष्ठ साहित्य है जो कि हमें कर्मशील बनाता है, संघर्षशील बनाता है। और इसी को इंगित करते हुए उन्होंने प्रसिद्ध शायर इकबाल की इन काव्य पंक्तियों का भी वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत वे लिखते हैं कि अज दस्ते जुनूने मन जीविल जबू सैदे यजदा बकमंद आवर ए हिम्मते मर्दाना, अर्थात मेरे उन्मत्त हाथों के लिए जीविल एक घटिया शिकार है। ए हिम्मते मर्दाना, क्यों न अपनी कमंद में तू खुदा को ही फांस लाए, जिसके अंतर्गत वे अधिक से अधिक मनुष्य को परिश्रम करने और संघर्षशील रहने पर बल देते हैं, ताकि खुदा को प्राप्त करने जितना भी संघर्ष करके वो श्रेष्ठ वस्तु, खुदा के समान श्रेष्ठ जो चीज़ है उसको प्राप्त करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। आगे वे इसी प्रकार से इकबाल शायर की ही शेर का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि चू मोज साजे वजुदम जय सेल वेपर वास्त घुमा मबर की दरी बहर साहिले जायम, अर्थात तरंग की भांति मेरे जीवन की तरी भी प्रवाह की ओर से बेपरवाह है। यह न सोचो कि इस समुद्र में मैं किनारा ढूंढ रहा हूँ। उन्होंने जीवन रूपी समुद्र का वर्णन किया है और उसमें निरंतर संघर्षशील रहते हुए वो कहीं भी आराम नहीं करने की बात कहते हैं और निरंतर प्रवाहशील रहते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं। उनके अनुसार साहित्यकार का लक्ष्य केवल महफिल सजाना और मनोरंजन का सामान जुटाना नहीं है, उसका दर्जा इतना न गिराइए। वे लिखते हैं कि साहित्यकार वह देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं है, बल्कि उनके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई बताया है उन्होंने साहित्य को। इसी प्रकार से वे लिखते हैं कि भारत में ये शिकायत रहती है कि समाज में साहित्यकारों का कोई स्थान नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें कि यदि साहित्य ने अमीरों के याचक बनने को जीवन का सहारा बना लिया हो और उन आंदोलनों, हलचलों और क्रांतियों से बेखबर हो जो समाज में हो रही है, वह अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता और हंसता हो, तो इस दुनिया में उसके लिए जगह न होने में कोई अन्याय नहीं है। लेखक के अनुसार साहित्यकार को पूरे समाज का बन करके रहना है, ताकि वह समाज एवं देश को सही दिशा प्रदान कर सके। इसी प्रकार से वे आगे लिखते हैं कि इसमें शक नहीं कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता, पर यदि हम शिक्षा और जिज्ञासा से प्रकृति की इस देन को बढ़ा सके तो निश्चय ही हम साहित्य की अधिक सेवा कर सकेंगे। लेखक के अनुसार या प्रेमचंद जी ने ये कहा है कि साहित्यकार पैदा होता है, बनाया नहीं जाता है, लेकिन जो साहित्यकार पैदा होता है उसे भी अपनी जो शिक्षा है, अपना जो ज्ञान है और अपनी जो जिज्ञासा प्रवृत्ति है उसे अधिक से अधिक बढ़ाते हुए समाज में कार्य करना है, तभी वह सच्चा जो साहित्यकार है वह माना जा सकता है। इसी प्रकार से वे कहते हैं कि आज की जो साहित्यकार है
हिंदी में जो साहित्यकार है उसकी प्रवृत्ति मात्र अलग समझी जाती है और वह राजनीति, समाजशास्त्र या मनोविज्ञान से सर्वथा अपरिचित होता है, फिर भी वह साहित्यकार माना जाता है। साहित्यकार के सामने आजकल जो आदर्श रखा गया है उसके अनुसार वे सभी विधाएं उसके विशेष अंग बन गई है और साहित्य की प्रवृत्ति अहमवाद या व्यक्तिवाद तक परिमित नहीं रही, बल्कि वह मनोविज्ञान और सामाजिक होता जाता है। यानी लेखक के अनुसार जो साहित्यकार हैं उसमें मनोविज्ञान और सामाजिकता का जो भाव है या समाजशास्त्र या राजनीति है वह अपने आप ही आती जाती है। जब वह समाज में रहता है, वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वह देखता है और उसके अनुसार साहित्य रचना करता है, तो वह इन सब विषयों से भी अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे श्रेष्ठ साहित्य की रचना करने के लिए इन सभी विषयों जैसे कि राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि को भी साथ लेकर के चलना पड़ेगा, उससे वह अलग नहीं हो सकता है। इसी प्रकार से व्यक्ति को वह समाज से अलग नहीं देखता है, वह समाज का एक अंग रूप ही उसे मानता है। और वह आगे कहता है कि व्यक्ति है वह समाज पर हुकूमत यदि करना चाहता है तो यह सही नहीं है, क्योंकि समाज के द्वारा ही उसका अस्तित्व है और अभी तक भी उसका अस्तित्व कायम है। वह समाज से अलग होकर के नहीं रह सकता है। इसी प्रकार से वह कहता है, प्रेमचंद जी कहते हैं कि जिन्हें सर्वोत्तम शिक्षा और सर्वोत्तम मानसिक शक्तियाँ मिली हैं उन पर भी समाज की प्रति उतनी ही जिम्मेदारी है। हम कितने भी ऊपर उठ जाएं या अधिक से अधिक जो धन है उसकी प्राप्ति करने लगे, लेकिन हम जब तक समाज के कार्य नहीं करते हैं और समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं रहते हैं तो इसे समाज में रह कर के रहना श्रेष्ठ नहीं है, अच्छा नहीं है, बल्कि जो मानसिक पूंजीपति हैं उनका भी कर्तव्य हो जाता है कि जो समाज का लाभ है उसको वह निज लाभ से भी अधिक समझे और अपनी जो विद्या और योग्यता है उससे वह समाज को अधिक से अधिक धन पहुंचाने की कोशिश करें और अधिक से अधिक समाज के सभी विभागों का सामान्य परिचय उसके पास में होना चाहिए। इसी प्रकार से लेखक ने कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलन होते हैं उस पर सभी प्रकार के विचारों का, शास्त्रीय, सामाजिक, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक जो विचार हैं उनका आपस में जो विचार विनिमय होता है। जबकि हमारी जो ज्ञान सीमा है और हमारी जो अज्ञानता है वह ज़्यादा है और ज्ञान सीमा कम है, तो ऐसी स्थिति में हम समाज की इतनी जो सेवा है वह नहीं कर सकते हैं जितना कि जो पाश्चात्य साहित्यकार और विचारक होते हैं, जिन्होंने अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करके अधिक से अधिक समाज की गतिविधियों को जान करके और साहित्य के मानदंड को ऊंचा बनाया है, अपने ज्ञान को श्रेष्ठ बनाया है और तभी वह समाज की अधिक से अधिक सेवा कर सकते हैं। हम सिर्फ आलोचना विवेचना करके ही समाज और साहित्य की सेवा नहीं कर सकते हैं, बल्कि स्वयं भी उसके लिए संघर्षरत रहना चाहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा जो साहित्य संबंधी लक्ष्य है या उद्देश्य है और समाज सेवा का जो लक्ष्य उद्देश्य है, देश सेवा का जो लक्ष्य उद्देश्य है, वह उसे हम और अधिक प्राप्त कर सकें और अधिक से अधिक हम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं इसी ज्ञान के आधार पर। लेखक के अनुसार हमारे जो आदर्श हैं वे भी ऊंचे होने चाहिए, क्योंकि हम उन आदर्श तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी जो हम कमर तक भी यदि पहुंच जाएंगे तो कहीं न कहीं हमारी जो स्थितियां हैं वो आगे बढ़ेंगी और जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होगी। जो अंतर की ज्योति है वह हमारी प्रकाशित होती है
और सेवा का जो आदर्श है वह हमारे सामने दिखाई देगा। और ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती है जिसमें कि हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे लेखक ने इसी प्रकार से कहा है कि जिन्हें धन वैभव प्यारा है, साहित्य मंदिर में उनके लिए स्थान नहीं है। यहाँ तो उन उपासकों की आवश्यकता है जिन्होंने ऐसे साहित्यकारों की आवश्यकता है जिन्होंने सेवा को ही अपने जीवन की सार्थकता मान लिया हो, जिनके दिल में दर्द की तड़प हो और मोहब्बत का जोश हो। अपनी इज्जत तो अपने हाथ में है। अगर हम सच्चे दिल से समाज की सेवा करेंगे तो मान, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि सभी हमारे पांव चूमेगी। फिर मान प्रतिष्ठा की चिंता हमें क्यों सताए और उसके न मिलने से हम निराश क्यों हो। सेवा में जो आध्यात्मिक आनंद है वही हमारा पुरस्कार है। हमें समाज पर अपना बड़प्पन जताने, उस पर रोब जमाने की हवस क्यों हो। दूसरों से ज़्यादा आराम के साथ रहने की इच्छा भी हमें क्यों सताए। हम अमीरों की श्रेणी में अपनी गिनती क्यों कराएं। हम तो समाज की झंडा लेकर के चलने वाले सिपाही हैं और सादी जिंदगी के साथ ऊंची निगाह हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो आदमी सच्चा कलाकार है वह स्वार्थ में जीवन का प्रेमी नहीं हो सकता। उसे अपनी मन संतुष्टि के लिए दिखावे की आवश्यकता नहीं, उससे तो घृणा होती है। वह तो इकबाल के साथ कहता है। उसी प्रकार से प्रेमचंद जी ने इस गद्यांश में स्वार्थमय जीवन और सेवा के बिना जो जीवन है उसे कहीं न कहीं घृणित माना है और कहा है कि हम जब तक निस्वार्थ भाव से सेवा का भाव लेकर के समाज में कार्य नहीं करते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा, साहित्य सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम उन श्रेष्ठ लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए आवश्यक हैं। और यही हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए। इकबाल के इस शेर के साथ में वे लिखते हैं कि मर्दुम आज़ादम आगुना रायुरम की मरा मितवा कुश्तव एक जामे जुलाले दीगरा। अर्थात मैं आज़ाद हूँ और इतना हयादार हूँ कि मुझे दूसरों के निथरे हुए पानी के एक प्याले से भी मारा जा सकता है। तो इतनी पवित्रता मनुष्य के जीवन में जब तक होगी नहीं तब तक वह समाज के प्रति संवेदनशील नहीं हो सकता है। इतना मर्यादाशील नहीं होगा तब तक वह समाज और साहित्य के प्रति श्रेष्ठ भाव नहीं रख सकता है। प्रेमचंद जी ने अपने इस उपन्यास में व्यक्ति को इतना ही सहृदय और संवेदनशील बनने के लिए भी प्रेरित किया है और साहित्यकारों को भी आग्रह किया है कि वे इस प्रकार की भावनाएं अपने हृदय में रखें कि सभी प्रकार का स्वार्थ भाव छोड़ करके वह अधिक से अधिक साहित्य की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें। इसी के साथ ही उन्होंने जो प्रगतिशील लेखक संघ है उसकी जो परिषद बनी हुई है उसके बारे में अध्ययन करते हुए वे लिखते हैं, या उसके लक्ष्य उद्देश्य के बारे में वे लिखते हैं कि यह जो परिषद का कार्य है वह साहित्य का कर्म करते हुए समाज की सेवा करता है और वह वास्तव में उद्योग और कर्म का संदेशवाहक बनता है। और जो भाषा है, जब आदर्श व्यापक होते हैं तो वो भाषा है वह भी अपने आप सरल हो जाती है। और भाव सौंदर्य में भी जो बनाव श्रृंगार है उसमें भी बेपरवाही उसमें रहती है। यह जनसाधारण की भाषा में लिखता है। जो लेखक है, वास्तविक साहित्यकार है, उसकी जो भाषा है वह बनावटीपन नहीं होती है और अमीरों की भाषा नहीं होती है, बल्कि वह जनसाधारण की भाषा है। और उसका उद्देश्य ऐसा वायुमंडल पैदा करना है जिससे कि जो श्रेष्ठ प्रकार का साहित्य है वह उसमें उत्पन्न हो सके और उसका विकास हो सके। हम चाहते हैं कि साहित्य केंद्रों में हमारी परिषदें स्थापित हो और वहाँ साहित्य की रचनात्मक प्रवृत्तियों पर नियम पूर्वक चर्चा हो, नियम पढ़े जाएं, बहस हो, आलोचना प्रत्यालोचना हो, तभी यह वायुमंडल तैयार होगा, तभी साहित्य में नए युग का आविर्भाव होगा। यानी प्रेमचंद जी ने कहा है कि साहित्य को भी सभी जो कसौटियाँ हैं, उसके मानक स्तंभ है, उस पर कसना जरूरी है, तभी वह साहित्य श्रेष्ठ साहित्य बन पाएगा और साहित्य का जो लक्ष्य उद्देश्य है वह भी पूरा हो सकेगा। अन्यथा ऐसा जो साहित्य है वह किसी कार्य का नहीं रहेगा।
इसी प्रकार से वे कहते हैं कि हमारे देश में जो परिषदें हैं वो हर क्षेत्र में और हर भाषा के रूप में अपने जो भाव हैं उसे व्यक्त करें साहित्य संबंधी। तो क्योंकि हमारे देश के प्रत्येक साहित्य सेवियों के हृदय में एक सामुदायिक भावना विद्यमान है और भारत को हर एक भाषा में इस विचार के बीच प्रकृति और परिस्थिति ने पहले से ही बो रखे हैं। जगह जगह उसके अंकुए भी निकलने लगे हैं। इसको सींचना एवं उसके लक्ष्य को पुष्ट करना हमारा उद्देश्य है। लेखक के अनुसार भारतीय संस्कृति में ऐसे तत्व हैं, ऐसे भाव हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसे हुए हैं, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र का क्यों नहीं हो। और यही भाव भारत की एकता को, अखंडता को बनाए हुए हैं और जो सेवा भावना है, त्याग भाव है, उसको बनाए हुए हैं। तो ऐसी जो सामुदायिक भावनाएं हैं उनको जागृत करना या उनको और श्रेष्ठ तरीके से सब जगह फैलाने का जो कार्य है वह ही साहित्य का मुख्य कार्य है। साथ ही वे कहते हैं कि साहित्यकारों में कर्म शक्ति का भाव होना चाहिए, कर्मा भाव होना चाहिए। कर्म की आवश्यकता का जो साहित्य है उसे लिखना चाहिए, क्योंकि अब तक जो साहित्य लिखा गया है उसमें कर्म की भावना है वह नहीं थी। लेकिन वर्तमान में यदि हम कर्म भाव वाला साहित्य नहीं लिखेंगे तो हमारा जो समाज है वह और अधिक पिछड़ता जाएगा और कई प्रकार की बुराइयों, विसंगतियों और अशुद्धताओं से भर जाएगा। उन्होंने धर्म को व्यक्ति के लिए तभी तक श्रेष्ठ माना है जब तक वह कर्म का उपदेश दे या उस पर अधिक से अधिक गर्व या घमंड नहीं किया जाए। वे लिखते हैं कि अगर कोई आदमी धार्मिक होकर अपनी धार्मिकता पर गर्व करे तो इससे कहीं अच्छा है कि वह धार्मिक न होकर खाओ पियो मौज करो का कायल हो। ऐसा स्वच्छंदताचारी तो ईश्वर की दया का अधिकारी हो भी सकता है, पर धार्मिकता का अभिमान रखने वाले के लिए इसकी संभावना नहीं है। इसलिए धर्म का भाव तो होना चाहिए लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। अंत में वे निबंध के अंत में वे लिखते हैं, साहित्य के उद्देश्य के बारे में भी लिखते हैं, साहित्य की वास्तविकता के बारे में भी लिखते हैं कि जो हो, जब तक साहित्य का काम केवल मन बहलाव का सामान जुटाना, केवल लोरिया गा गा कर सुलाना, केवल आंसू बहाकर जी हल्का करना था, तब तक इसके लिए कर्म की आवश्यकता न थी। वह एक दीवाना था जिसका गम दूसरे खाते थे, मगर हम साहित्य को केवल मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हम में गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करें। सुलाए नहीं, क्यों कि अब और ज़्यादा सोना मृत्यु का लक्षण है। इस प्रकार से वे इस निबंध में प्रेमचंद जी साहित्य में प्रगतिशीलता निबंध में या साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता निबंध में वे अपने भावों को व्यक्त करते हुए हर साहित्यकार को प्रेरित करते हैं कि कर्मशीलता और संघर्षशीलता का जो साहित्य है वही सबके द्वारा लिखा जाना चाहिए। तभी समाज में गतियाँ पैदा होगी, कर्म का भाव पैदा होगा और संघर्ष का भाव पैदा होगा, और तभी यह जो साहित्य की वास्तविक साहित्य का उद्देश्य है वह पूरा हो सकेगा। न कि मात्र सिंपल साहित्य, मात्र साधारण साहित्य की रचना हम कर देते हैं तो उससे समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है और वह समाज है वह पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब और दीनहीन बना रहता है। तो इस क्षेत्र में समाज को श्रेष्ठ बनाने में, देश को श्रेष्ठ बनाने में साहित्यकारों एवं साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। अतः प्रत्येक साहित्यकार को श्रेष्ठ साहित्य की रचना करके समाज की जो बुराइयां हैं उसे दूर करना है और निस्वार्थ भाव से कर्म करने का जो संदेश है वह उसे देना है। इसी के साथ में यह हमारा निबंध
पूरा होता है। इसके 2 भाग किए गए थे और यह प्रेमचंद जी का श्रेष्ठ निबंध है और यहीं पर यह पूरा होता है। धन्यवाद।